गाइज, कैसे हैं आप लोग। थोड़ी लंबी गैपिंग हो गई और मैं बहुत दिन बाद आई आपके सामने। थोड़ी व्यस्त थी अपने स्कूल के कार्यों में और कुछ फेस्टिवल्स में। ठीक है, तो आज के प्रीता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ व्याकरण विशेष सत्र में संक्षेपण। यह एक प्रमुख चैप्टर है जो कि देखने या सुनने में लगता है कि साधारण है, नहीं, लेकिन आप इसके अगर मूल टेक्निक्स को समझ जाएंगे, मूल तकनीक को समझ जाएंगे तो आपको इसको बनाना आसान होगा। यह उतना आसान भी नहीं है, यहाँ पर सतत अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है, प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, प्रैक्टिस की आवश्यकता है इसमें। फिर संक्षेपण एक क्या कहते हैं, एक जादू है। यह आपके भाषा को मजबूत करता है, चाहे आप बोलने में उसका यूज करें चाहे लिखने में। अगर आप संक्षेपण आपको आ जाएगा, आप अपने बातों को सटीक तरीके से, संक्षिप्त रूप से, प्रभावित रूप में आप कह सकते हैं। वह काम संक्षेपण के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और संक्षेपण में की जो भाषा होती है प्रबुद्ध होती है, नहीं, उसमें हमारी बातों में वेट आता है। हम अपनी बातों को संक्षेप में कैसे सुंदर रूप से कह सके, वह हमें संक्षेपण बताता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, आप जो विशेष शब्दों का संकलन आप कर पाएंगे। अनेक शब्दों के बदले के एक शब्द के रूप में हो, या समानार्थी शब्द के रूप में हो, या अलंकारिक शब्दों के रूप में हो, आप विशेष शब्दों का ज्ञान भी इसके माध्यम से आप प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि जब किसी विषय वस्तु को आप छोटा करेंगे तो आप ये कोशिश करेंगे कि उस बातों को मैं कैसे सुंदर ढंग से कह सकूं, नहीं, एकदम शुद्ध तरीके से, व्याकरणिक दृष्टि से भी शुद्ध हो, उस तरीके से मैं कैसे कह पाऊंगी। तो इसमें लगातार अभ्यास से आप में ये योग्यता आ जाएगी कि अपनी बातों को आप सुंदर तरीके से संक्षेप में कह सकें। तो चलिए संक्षेपण में हम जाने इसका अर्थ एवं परिभाषा। उसके बाद संक्षेपण लेखन के कुछ महत्वपूर्ण नियम हम जानेंगे, जिसका उपयोग कर हम संक्षेपण को अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से बनाना सीख पाएंगे। और कुछ संक्षेपण के उदाहरण से मैं आपको स्पष्ट करूंगी कि कैसे शब्दों को संक्षिप्त करके आप इसको सही रूप में, प्रारूप में दर्शा सकते हैं। तो चलिए, संक्षेपण, जिसको इंग्लिश में प्रीसिस भी कहा जाता है, ठीक है, यह अंग्रेजी का रूप है। तो जो बच्चे इसमें इंटरेस्ट से, दिलचस्पी से इसे बनाना जानते हैं तो दोनों भाषाओं में इसका उपयोग अच्छे ढंग से करते हैं। चाहे उसकी भाषा इंग्लिश हो, चाहे आप कॉन्वेंट में पढ़ते हो, चाहे आप हिंदी का प्रयोग कर रहे हो, चाहे विभाग में कर रहे हो, चाहे किसी ग्रुप डिस्कशन में कर रहे हो, डिबेट में कर रहे हो, तो आपको अपनी बातों को बहुत सुंदर तरीके से, प्रभावी तरीके से, संक्षिप्त रूप से कहने की हैबिट हो जाती है, जो अपने आप में एक भाषा की पकड़ का एक मजबूत रास्ता होता है। परिभाषित रूप में हम जान लें, किसी गद्यांश को उसके मूल अर्थ और ध्वनि की रक्षा करते हुए, विशेष ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, किसी गद्यांश को, यानी कोई गद्यांश, गद्य का अंश आपको दिया हुआ है और जो उसका मूल अर्थ है, यानी उसमें जो भाव छिपे हैं, जो मूल अर्थ है और उसकी जो ध्वनि है, यानी किसी बातों को जब हम कहते हैं तो हमारे जो भाव होते हैं कहने के, तो उसकी ध्वनि भी उसी अनुरूप निकलती है। नहीं, जब कोई भी बात हम कहते हैं, अगर हर्षपूर्ण बात हो तो उसकी ध्वनि हर्षपूर्ण रूप से निकलेगी नहीं। ओज वाली बात कहते हैं तो उसकी ध्वनि ओजपूर्ण होती है। तो मूल अर्थ और ध्वनि की रक्षा करते हुए यथासंभव छोटा रूप देने को संक्षेपण कहते हैं। यानी मूल अर्थ को सुरक्षित रखते हुए, मूल ध्वनि को सुरक्षित रखते हुए, उसी बातों को शॉर्टकट में कहना, संक्षिप्त रूप में कहना क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। एक प्रमुख व्याकरणिस्ट डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार किसी लंबी चौड़ी बात को थोड़े में या संक्षेप में कहना ही संक्षेपण है। संक्षेपण को ही सारांश लेखन के नाम से भी जाना जाता है। आपको सारांश लेखन कहा जाए, संक्षेपण कहा जाए या प्रेसिस कहा जाए, तीनों एक ही बात है। ये अंग्रेजी में यूज होगा और ये हिंदी में। क्लियर? अब
संक्षेपण लेखन के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, यानी कुछ ट्रिक्स एंड क्या कहते हैं हम फॉलो करते हैं, रूल्स जो फॉलो करते हैं, अगर वो हमें आ जाए तो हम संक्षेपण बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो कुछ मूल बातों का, महत्वपूर्ण बातों का ध्यान हमें रखना आवश्यक है। जैसे मूल गद्यांश को एकाग्रचित होकर सावधानी से पढ़ना। यदि भाव या विचार तुरंत समझ में नहीं आए तो उसे 2-3 बार पढ़ना। यानी जो भी गद्यांश आपको दिया हुआ है, जिसका संक्षेपण आपको करना है, किसी बड़ी बात को, जो भी विषय वस्तु है, आपको संक्षिप्त करके उसे या तो प्रेजेंटेशन करना है बोल कर या लिख कर, तो पहले हम क्या करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। आखिर उसमें मुख्य भाव क्या है, नहीं वह क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, एक बार में समझ में नहीं आएगी, हम उसे 2-3 बार पढ़ेंगे। 2-3 बार पढ़ने से क्या होगा, हमारा मन उसके प्रति एकाग्र होगा और उसके जो मुख्य भाव हैं, जो तथ्य हैं, वो हमारे अंतर्मन में स्थित हो जाएगा। नहीं, हमारा माइंड उसे कैच कर लेगा। तो उसे 2-3 बार पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हड़बड़ा के हमें कुछ प्रेजेंटेशन देना है या कुछ एग्जाम्स में ही बनाने हैं तो जल्दी जल्दी हमने उसको करके ख़त्म कर लिया, नहीं। तो ये सटीक भाषा को की अच्छी पकड़ के लिए आपको पहले उसे 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है। इससे आपका क्या होता है, मन भी एकाग्र होता है। दूसरा, मूल गद्यांश को समझ लेने के बाद महत्वपूर्ण अंशों, शब्दों तथा वाक्यांशों को चिन्हित कर ले। यानी गद्य का जो मुख्य भाव है, जो मुख्य अंश है उसके, जिसके लिए उस भाव को स्पष्ट करना है, उन अंशों को, शब्दों को और वाक्यांशों को, ठीक है, हम क्या करते हैं, चिन्हित कर लेंगे, ताकि मूल भाव जब हम संक्षेपण करें तो मूल भाव खत्म ना हो जाए या अस्पष्ट ना हो जाए। ये इसका हमें ध्यान रखना है। तीसरा, मूल गद्यांश के विचारों या भावों को सुरक्षित रखें। जैसा मैंने अभी कहा, उसमें अपनी तरफ से किसी प्रकार का परिवर्तन कदापि ना करें, यह व्याकरणिक दृष्टि से गलत हो जाएगा। यानी वह गद्यांश संक्षेपण तरीका है कि वह जो गद्यांश कह रहा है, वह जो अंश कह रहा है, उसका जो हमें प्रेजेंटेशन करना है, तो उसमें क्या करना है, जो मुख्य भाव या विचार है वह ना बदले, उसमें अपने तरफ से हम कोई परिवर्तन ना करें, ठीक है, इसका खास ध्यान रखा जाता है। चौथा, संक्षेपण की भाषा व्याकरण के नियमों के अनुकूल हो, अर्थात उसमें व्याकरण की अशुद्धि ना हो। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका व्याकरणिक दृष्टि से वह एकदम अनुकूल हो। जो भी वाक्य हम संक्षिप्त रूप से बनाएं, तो ये नहीं कि अपनी बातों को रखने के लिए हम व्याकरणिक अशुद्धि कर दें। उससे जो प्रबुद्ध लोग हैं या फिर आप में भाषा की जो सही पकड़ है वो आपकी नहीं हो पाएगी। तो व्याकरणिक अशुद्धि का भी ध्यान हमें रखना है। आगे देखिए, महत्वपूर्ण नियम 5वें में देखिए, संक्षेपण का मैं महत्वपूर्ण नियम बता रही हूँ। संक्षेपण को अंतिम रूप देने के लिए चिन्हित शब्दों तथा वाक्यांशों की सहायता से उसकी एक रूपरेखा तैयार करना। यानी जब हम संक्षेपण करने लगे तो उसका जो मुख्य रूप से जो हम चिन्हित करते हैं, उनके मुख्य भावों को, मुख्य अंशों को, तो उसमें शब्दों और वाक्यों का, कैसे शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करेंगे, उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेनी है और उसमें फिर काट छांट करनी है, क्योंकि आपको शब्दों का ध्यान रखना है, नहीं कि कितने शब्द होने चाहिए। तो आप उसको चिन्हित शब्दों को वाक्यांशों की सहायता से पहले एक प्रारूप बना ले, वाक्य बना ले, ठीक है, और शब्द का क्रमबद्ध करते हुए यह देख ले कि सटीक उसके भाव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मूल गद्यांश के भावों या विचारों को, क्रम को भी बनाए रखना है। यानी क्या ये कहा गया कि यानी आप जो संक्षेपण जब कर रहे हैं तो गद्यांश में किस पैटर्न में वो बात कही गई है, यानी पहले किस भाग को बताना है, फिर दूसरे में क्या अर्थ या भाव बताना है, तो उसके क्रम को भी बनाए रखना है। यानी कोई चीज़ हम प्रेजेंट करेंगे बोलकर या लिखकर, तो पहले कौन सी बात कहनी है उसका वर्णन, फिर उसके बाद क्या कहनी है उसका वर्णन। तो जब हम संक्षेपण करें तो उसमें भी इस क्रम का ध्यान रखना है, एकदम ध्यान से आपको उस चीज़ को करना है।
ठीक है। संक्षेपण की भाषा परोक्ष कथन शैली में हो, यानी प्रत्यक्ष रूप से बात को डायरेक्ट नहीं कहा जाता है। जब हम संक्षेपण करते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी विषय का, किसी भी गद्यांश का, किसी भी भाग का, तो उसमें इनडायरेक्ट वे में, परोक्ष कथन मतलब इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में नहीं बोलते हैं, घुमाकर संक्षिप्त करते हुए बोलते हैं, ठीक है। तथा उसमें सदैव अन्य पुरुष का ही प्रयोग होता है। अन्य पुरुष क्या हो गया? एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और तीसरा जिसके बारे में हम बात करते हैं। मैं, हम बोलने वाला, तुम लोग सुनने वाला, वह और वे लोग क्या होते हैं? जिसके बारे में बात किया जाए, तो वही हमारा अन्य पुरुष होता है। तो वाक्य जो होगा सदैव क्या होगा? अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हुआ? 7वां, शब्द सीमा का ध्यान रखें। मूल गद्यांश में जितने शब्द हैं उनकी 1/3 से ज़्यादा शब्द आपके संक्षेपण में ना हो। ये एक महत्वपूर्ण बात है संक्षेपण की, कि जब हम जो गद्यांश जब दिया रहेगा, जिसका हमें संक्षेपण करना है, जिस पाठ का हमें संक्षेपण करना है, पहले उनकी शब्द संख्या को हमें गिनना होता है, ठीक है। जो भाग दिया है उसमें कितने शब्द का प्रयोग हुआ है उसे हम गिन लेते हैं, और गिन कर साइड में उस शब्दों को लिखते हैं, क्योंकि संक्षेपण में नियम है कि उसका 1/3 भाग संक्षेपण में लिखा जाएगा। यानी उदाहरण से समझिए, जैसे 30 शब्दों का एक भाग है, गद्यांश है, तो आपको संक्षेपण 10 शब्दों में करना है। क्लियर हो गया? यानी 60 में है तो उसका 1/3 कितना होगा? 15 शब्दों में करना है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, 20 शब्दों में करना है, 20 या 60, ठीक है। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। यही बात इस पे यहाँ पर मैंने कही, एकाध शब्द इधर उधर जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। 8वां, अपने संक्षेपण को उसके भावों एवं विचारों के अनुकूल एक छोटा सा शीर्षक दे दे। यह भी एक महत्वपूर्ण पाठ है संक्षेपण का। किसी भी चीज़ का जब हम संक्षेपण करते हैं तो वह तुरंत से उसको देखते ही हमें समझ आ जाए, तो उसके लिए उस पर उसका शीर्षक देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये नियम भी बताता है हमारा कि शीर्षक देने से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर इस बात को कहा गया है। इसका भी विशेष ध्यान रखना होता है। एक संक्षिप्त शीर्षक उसी टॉपिक का हमें सोचकर, विचार कर सटीक रूप से देना होता है। यह भी विशेष बात है इसके लिए। 9वां, संक्षेपण की भाषा सरल तथा मुहावरेदार हो। ये तो मैंने कहा ही, किसी बात को सटीक रूप से हम कहेंगे तो उसमें सरलता भी हो, और मुहावरेदार बात से क्या होती है, हमारा जो वाक्य है वह क्या होता है? आकर्षक हो जाता है। तो उसमें उन भाषा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसमें मूल गद्यांश का अर्थ इतना स्पष्ट हो कि उसे एक ही बार देखने से सहज ही अर्थबोध हो जाए। यानी ऐसी भाषा का हम प्रयोग करेंगे, ऐसे प्रभावशाली भाषा का हम प्रयोग करेंगे, भाव को स्पष्ट करते हुए, उसे देखते ही हमें समझ में आ जाए इसमें क्या बातें हैं। नहीं मूल बड़ा सा गद्यांश नहीं पढ़कर उसके संक्षेपण को पढ़कर हम समझ जाए इसमें कौन सी बात है। कुछ भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एकदम सटीक रूप से, मतलब सुनते ही हमें समझ में आ जाए हाँ ये विषय वस्तु है, इस संदर्भ में काम करना है। तो इसका भी ध्यान रखा जाता है संक्षेपण में। संक्षेपण के अंत में एक कोष्टक में मूल गद्यांश की शब्द संख्या, जो मैंने पहले भी वर्णन किया भी, के साथ संक्षेपण में प्रयुक्त किए गए शब्दों की संख्या भी लिख देनी चाहिए। यानी सर्वप्रथम आप क्या काम करेंगे, जो गद्यांश दिया हुआ है उनके शब्दों को पहले आप गिन लेंगे, फिर नीचे उसका लिख देंगे कोष्टक बनाकर, ऐसे करके कितना शब्द हुआ, जैसे 70 शब्द हुए, नहीं 180 शब्द हुए आदि, उसका 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 से उसको जितना शब्द दिया हुआ है 3 से उसको भाग दे देना है, तो वह मेरा संक्षेपण का शब्द होगा। और संक्षेपण का जितना शब्द हुआ उसको भी गिनकर आपको लिख देना है, ठीक है। जैसे 70 है हमारा, तो 70 बटे क्या करेंगे हम, 3 करेंगे, 3 दूनी 6, 1 बच गया, तो फिर 0 बच गया हमारा, 3 का 3 6 3 तिहाई 9, यानी लगभग 23 से 24 शब्दों में आपको संक्षेपण लिखना है अगर गद्यांश का शब्द 70 है।
ठीक है। उसी तरह 180 शब्द अगर है, 180/3 करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 4 18, 6, यानी 180 शब्द है तो संक्षेपण का शब्द हमारा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम है, ये कोई सटीक नियम, व्याकरणिक नियम नहीं है। एक किसी भी विषय वस्तु का जब हम प्रयोग करते हैं तो जो प्रक्रिया होती है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होता है, तो वही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे संक्षेपण के हैं। अब चलिए आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं इसे समझाऊं कि कैसे संक्षेपण को बनाना है। ठीक है। अब देखिए, जो मैंने आपको महत्वपूर्ण नियम बताए, जो बातें बताई, अब आप उदाहरण से इसको समझिए ध्यान से। अब संक्षेपण के 2 सिंपल उदाहरण मैं लेके आई हूँ। मूल गद्यांश, अब जो आपको गद्यांश दिया रहेगा, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी उलझ गई थी कि वह नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या करना उचित है और क्या अनुचित। तो ये 22 शब्द हैं, गिन के देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो जो भी गद्यांश आपको दिया जाए तो सबसे पहले आपको उसका काउंटिंग करना है, गिन लेना है कि वो कितने शब्द हैं, क्योंकि आपको संक्षेपण कितने शब्दों का करना है, उसका 1/3। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले हम जो गद्यांश दिया रहेगा उनके शब्दों को गिनेंगे। अब देखिए संक्षेपण में कितने सुंदर तरीके से उसी बात को कहा गया है, सिर्फ 8 शब्दों में, यानी उसका 1/3, 8 24। नहीं, मैंने क्या कहा, 1-2 शब्द इधर उधर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लमसम रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वही बात, जो यहाँ पर जो भाव है, जो इसका जो मूल भाव है, जो रूप है, उसी को संक्षिप्त करके कितने सुंदर शब्दों में कहा गया है। परिस्थितियों की जटिलता से वह किंकतव्य मूढ़ हो गया, मतलब उसे पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, यही बात यहाँ है। उसी को मैंने सुंदर सटीक भाषा में, नहीं सुंदर भाषा में, प्रभावशाली भाषा में, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो उस बात को एकदम स्पष्ट कर दे, सुन के ही लगे कि हाँ ये बात कही जा रही है। तो ये मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और संक्षेपण हो गया। और इसकी संख्या देखिए 8 शब्द है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ गए? और दूसरा उदाहरण से समझिए। कृष्ण जब शैशवावस्था में थे तभी लोगों ने उनमें कुछ ऐसे असामान्य लक्षण देखे जिससे उन्हें विश्वास होने लगा कि वे साधारण मनुष्य नहीं हैं। तो इसमें शब्दों की संख्या 25 है, आप गिन के देख लीजिए। अब क्या करना है, हमें 25 शब्दों का 1/3 भाग हमें संक्षेपण करना है, यानी जो हम प्रेजेंट करेंगे वह हमारा उसका 1/3 शब्द हो। 8 24, नहीं एक आध शब्द आगे या एक आध शब्द पीछे, यानी कि इन शॉर्ट में हमें 8 से 10 शब्दों में संक्षेपण कर लेना है। ये इसका हमें ध्यान रखना है। तो हम कैसे उन शब्दों का, कैसे मुहावरेदार शब्दों का प्रयोग करके या विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करके हम कैसे इस बात को 10 शब्दों में कहें, हमें इसका मतलब इसका अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, विशेष शब्दों का कलेक्शन करना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है। नहीं, जितने भी अर्थपूर्ण शब्द होते हैं, आप देखिएगा कि हर पाठ के नीचे में आपका शब्द निधि रहता है ना, शब्द भंडार रहता है। तो उसको वो क्यों दिया गया रहता है, अब आपको समझ में आएगा वो क्यों दिया रहता है। उन शब्दों के माध्यम से, चाहे काव्य में हो चाहे गद्य भाग में हो, कहानी निबंध जो भी दिया रहता है आपका, उसमें भी उन शब्दों का, विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उन शब्दों के निरंतर अभ्यास से आप उन शब्दों पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी भाषा प्रभावशाली होगी। आप ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है,
आप जो बातें करते हैं, चाहे आप विभाग में जाए या परिवार में करें, स्कूल में करें, जब बड़े होकर जब आप किसी नौकरी पेशा होते हैं तो भी उसमें जो आप शब्दों का प्रयोग करते हैं उसमें भी सुगठित और आकर्षित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। नहीं, इससे यह काम कौन करवाता है? हमारा संक्षेपण करवाता है। तो आप देखिए उसी बात को कितनी सुंदर तरीके से कही गई है संक्षेपण में। कृष्ण की अलौकिकता उनके शैशव से ही स्पष्ट थी। यहाँ भी वही बात कही गई है। कृष्ण जब शैशवावस्था में थे तभी लोगों ने कुछ उसमें ऐसे सामान्य लक्षण देखे जिससे विश्वास होने लगा कि वो साधारण मनुष्य नहीं है, यानी अलौकिक है, कोई विशेष पुरुष है, इसमें भगवान का दर्शन होता है। उसी बातों को देखिए कितने अच्छे से कहा गया। कृष्ण की अलौकिकता उनके शैशव से ही स्पष्ट थी। देखिए भाषा का आकर्षण, देखे अब भाषा का ये लगता है जादू हो गया कि उस अरे बाप रे, इन बातों को इतने छोटे शब्दों में कैसे कह दिया गया। तो ये है भाषा की पकड़। आप इस निरंतर अभ्यास से आपकी जो बोलने की शैली है वह संक्षिप्त भी हो जाएगी और आकर्षक भी हो जाएगी। ये आप किससे प्राप्त कर सकते हैं? संक्षेपण के माध्यम से। तो ये जो मुख्य टॉपिक था मैंने आपसे जिक्र किया और आशा करती हूँ ये आपको पसंद आया होगा और आप भी इसका निरंतर अभ्यास करिए और बोलने में स्पष्टवादी बनिए, आपकी भाषा से भी आकर्षण दिखे। आप देखते होंगे जो एंकर लोग बातें करते हैं, नहीं, समाचार वाचन के लिए जो आते हैं, उनकी भाषा कितनी सुंदर होती है, आकर्षक होती है। कैसे? हाव। आप पत्रकार को देखिएगा, जब आपको प्रश्न करेंगे तो वो कितना सुंदर से प्रश्न करते हैं, छोटे से शब्दों में, छोटे से वाक्यों में, आकर्षक होता है ना। तो उसमें भी निरंतर अभ्यास के माध्यम से होता है कि संक्षिप्त शब्दों के माध्यम से कैसे हम बात कर सकते हैं। आप भी निरंतर अभ्यास करिए और आकर्षक शब्दों का उपयोग करता बनिए। तो चलिए है आज तक के लिए वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक विशेष विषय के साथ व्याकरण सत्र में मैं हाजिर हो जाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।